ये देखिएगा, अब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका सबसे लास्ट मेथड है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज 6C है और एक्सरसाइज 6C का थर्ड क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा WXY और यहाँ ABCD, यानी कि जो हमारी टेबल है वो 4/3 की है। इधर अवेलेबल AI है और इधर रिक्वायरमेंट हमारी BJ है। अगर आप इधर से अवेलेबल AI का समीशन AI का टोटल करके लाते हैं तो 25 होता है और समीशन BJ का अगर टोटल करके लाते हैं तो वो 23 होता है। तो ऐसे केस में अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर है तो समीशन AI इज नॉट इक्वल टू समीशन BJ होगा। तो समीशन AI और समीशन BJ जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यानी कि प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अभी तक क्या हुआ करता था पीछे वाली प्रॉब्लम में कि आपकी जो प्रॉब्लम होती थी उसमें समीशन AI और समीशन BJ हमेशा इक्वल रहा करते थे, तो वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाती थी। अब यहाँ पर जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से दो संभावना आपकी पैदा होती हैं। एक संभावना ये है आपकी कि समीशन AI का टोटल बड़ा होगा, या दूसरी संभावना है समीशन BJ का टोटल बड़ा होगा। अब जैसे हमारे केस में देखिएगा समीशन AI 25 है और समीशन BJ जो है वो 23 है। तो ऐसे केस में जो है हम क्या करने वाले हैं, अब प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब प्रॉब्लम जो है बैलेंस प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है ना। जब तक प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगी तब तक वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व नहीं हो सकती है। तो 25 जो है 23 से बड़ा है और इनका जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो यानी कि मुझे BJ में 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिएगा अगर अवेलेबल बड़ा है तो इधर अवेलेबल अगर बड़ा है तो आपको रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और अगर रिक्वायरमेंट बड़ा है और अवेलेबल छोटा है तो आपको एक रो बढ़ानी पड़ेगी। तो या तो आपको एक रो बढ़ानी पड़ेगी या आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब रो या कॉलम आप बढ़ा रहे होंगे तो उस केस में जितनी भी कॉस्ट होंगी वो सब आपकी जीरो ली जाएंगी, है ना। और बाकी जो समीशन AI और समीशन BJ का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस उसमें डाल दिया जाएगा। तो फिर हमने लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड, convert the problem into balanced transportation problem by taking a column with each cost 0 and with requirement 2 so that summation AI is equal to summation BJ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो अवेलेबल बड़ा होगा या रिक्वायरमेंट बड़ी होगी, यानी कि समीशन AI बड़ा होगा या समीशन BJ बड़ा होगा। उस हिसाब से या तो आपको रो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी है या फिर कॉलम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर रो इंक्रीज़ कर रहे हैं या कॉलम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी कॉस्ट होंगी वो सारी की सारी जो है वो जीरो ही होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा नई टेबल हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मुझे एक जेड नाम से जो है फोर्थ कॉलम जो है बढ़ाना पड़ा, यहाँ फोर्थ कॉलम बढ़ाना पड़ा है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि क्वेश्चन अभी तक चलता आ रहा था। अब यहाँ पर जो है अब ये प्रॉब्लम जो है समीशन AI का टोटल भी 25 है और समीशन BJ का टोटल भी जो है 25 है। तो इस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसमें आप पेनल्टी देना शुरू करिएगा, और आपको जैसा कि सिखाया गया था कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप वैम मेथड अप्लाई करेंगे। अब वैम मेथड से इसका सॉल्यूशन जो है आपको किया गया है, और जितने भी क्वेश्चन आपने पहले करे हैं आपने वैम मेथड जो है पहले से सीख चुके हैं, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वैम मेथड से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये आ चुका है वी गेट इनिशियल फिजिबल प्रॉब्लम बाय वैम मेथड। इनिशियल फिजिबल कॉस्ट आई है आपकी ₹99। तो यहाँ से जब हम कॉस्ट देखते हैं तो इनिशियल फिजिबल कॉस्ट जो है हमारी ₹99 आ रही है ना। अब यहाँ से m इजिकल टू नंबर ऑफ़ रोज 4 है, n इजिकल टू नंबर ऑफ़ कॉलम 4 और m+n-1 अगर करते हैं तो हम 6 आ जाता है। लेकिन जब आप एलोकेशन गिनेंगे तो एलोकेशन की संख्या जो है वो 6 हो रही है। तो नंबर ऑफ़ एलोकेशन इजिकल टू 6 लेस देन m+n-1। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी। अब आपको पता है डीजनरेसी की प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि इंट्रोड्यूस करना होता है डेल्टा को। जब आप डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आप जितने की कमी होती है उतने ही डेल्टा इंट्रोड्यूस होते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है BSc स्टैंडर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम जो है एक ही डेल्टा आ सकता है। अब नंबर ऑफ़ एलोकेशन तो आपकी 6 आ रही हैं, जबकि m+n-1 इजिकल टू है 7। तो यानी कि एक डेल्टा आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एलोकेशन जो है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपने पहले की पढ़ाई में भी देखा है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी है ये बात, कि जब आप एलोकेशन देखने जा रहे होंगे, जब आप ये देखने जा रहे होंगे कि एलोकेशन जो है आपकी कम बैठ रही हैं, तो
तो ऐसे केस में आपको डेल्टा डालना पड़ता है। लेकिन डेल्टा डालना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम होता है, क्योंकि डेल्टा की अगर पोजीशन सही नहीं होगी तो DIJ आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है कि जब आपको डेल्टा डालने का नंबर आए तो थोड़ा सा रफ वर्क आप कर लीजिएगा। तो रफ वर्क करने से क्या होता है, थोड़ी देर में 1-2 पोजीशन में आपका डेल्टा गलत हो जाता है और उसके बाद जो है डेल्टा जो है ऐसी पोजीशन पर आ जाता है। तो डेल्टा जो है आप तब स्वीकार करेंगे अपने क्वेश्चन में, बार बार आपको ये क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा कि डेल्टा की रफली ये काम करेंगे आप। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 2 बार जो है रफ टेबल इस्तेमाल करी है, तब जा करके मुझे डेल्टा की थोड़ी सही पोजीशन मिली है। डेल्टा की सही पोजीशन आप तब मान करके चलेंगे जब या तो एक कहीं DIJ माइनस आ जाए या सारे पॉजिटिव आ जाए। आप देखिएगा डेल्टा डाला है मैंने सेल नंबर 43 में, 44,3 सेल में मैंने डेल्टा डाला है। और इस डेल्टा के बाद जब मैंने DIJ कैलकुलेट करा है तो DIJ पे जा करके 22 नंबर पर मेरा माइनस का 3 आया है। और माइनस का 3 आने के बाद जो है मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। क्योंकि हमारा मोदी मेथड ये कहता है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल तब होगा जब DIJ ग्रेटर देन इक्वल 0 को फॉलो करेंगे। लेकिन एक माइनस है तो एक माइनस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम एलोकेशन से जो है हटा सकते हैं, सॉरी लूप से हम हटा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक लूप बना दिया है इन 4 सेल में जा करके, इन 4 सेल में जा करके मैंने एक लूप बना दिया है और मेरा लूप जो है वो तैयार हो गया है। आप देखिएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस क्वेश्चन में आपने डेल्टा डाला होगा तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा जो है वो लूप के कॉर्नर पर आ जाए। डेल्टा अगर लूप के कॉर्नर पर आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, डेल्टा में अगर प्लस थीटा होगा तो वो चलेगा, लेकिन डेल्टा में माइनस थीटा होगा तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि जब थीटा की वैल्यू आप चूज़ करेंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा कोई वैल्यू नहीं होती है, डेल्टा तो इक्विवेलेंट टू 0 होता है ना। तो अगर मान लीजिएगा आपके पास डेल्टा माइनस थीटा है और थीटा की वैल्यू मान लो 4 आ रही है, तो डेल्टा माइनस थीटा यानी कि 0 माइनस 4 की वैल्यू 4 हो जाए, माइनस के 4 आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि एलोकेशन किसी भी हालत में माइनस नहीं हो सकती। तो पहली कोशिश तो ये करी जाती है कि डेल्टा लूप पर ना आने पाए। लेकिन फिर भी अगर लूप बन रहा है, डेल्टा आपका फिर भी लूप के किनारे पर आ रहा है किसी पर, तो आप वहाँ से ध्यान रखेंगे हमेशा जैसे मेरा बना है वहाँ पर डेल्टा प्लस थीटा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस थीटा है, यहाँ पर भी 3 माइनस थीटा है, दोनों में से मिनिमम वैल्यू को 0 लिया जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू जो है हम 3 ले करते हैं और नई टेबल हम बना देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 3 लेकर के जब हम नई टेबल बनाते हैं तो फिर हमारे दोबारा जो UI और VJ हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं। फिर हमारा UI लेते हैं, VJ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा डेल्टा की पोजीशन मैंने सेल नंबर 43 पर तो एलोकेशन आ गई है, वो तो डेल्टा वहाँ से हटना ही था। तो मैंने एक रफ टेबल की ट्राई करी और थोड़ा सा डेल्टा एडजस्ट करके यहाँ पर चौथी रो और दूसरे कॉलम में डाल दिया। और जब मैं यहाँ पर UI और VJ कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो है यहाँ पर सारे जितने DIJ हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। और जब मेरे सारे DIJ पॉजिटिव आ जाते हैं तो मेरा सॉल्यूशन मोडी मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल हो जाता है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो मेरा मिनिमम कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ आ जाती है। इस प्रकार से मेरा असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। ये पूरा कंप्लीटली इसलिए नहीं सिखाया गया है क्योंकि जितने भी मेथड आपने यूज़ करे हैं वो पूरी एक्सरसाइज में पहले से यूज़ करते जा रहे थे। बस इसमें एक चीज़ हुई है, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन करा है उस सॉल्यूशन में एक चीज़ आपकी फालतू हुई है कि जैसे एक्सरसाइज 6A में और 6B में आपको प्रॉब्लम मिल रही थी तो वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिल रही थी, लेकिन ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। तो एक स्टेप इसमें फालतू हो जाता है कि जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है पहले हम उसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बदलते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन आपका वैसा का वैसे ही रहता है जैसा वो चल रहा था। इस बेस पर आप एग्जाम्पल 1-2 कर सकते हैं और आपका चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा।